हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्ज़ाम क्रैकर। मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्ज़ाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसके लिए जो भौतिक और रसायन विज्ञान यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ 100 जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है वो डिस्कस करूंगा, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन बार बार इसी पैटर्न पर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी इनके आने की काफ़ी अधिक संभावना है। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए इनको बिल्कुल ध्यान से देखिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करते चलिए। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिए। चित्र में प्रदर्शित एक चित्र दिया गया है, एक सर्किट दिया गया है। यहाँ पे ए और बी के बीच जो परिणामी प्रतिरोध होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, वो बताना, जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच है। तो देखते हैं एक बार ध्यान से। देखिए, ये जो चित्र दिया गया है इसमें जो ए और बी वाली लाइन को छोड़ के ऊपर एक जो ये सर्किट बनता है, इसको फिजिक्स में जाना जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से। और जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है वो होता है आर। उसके बाद ए और बी के बीच हमको निकालना है, तो इससे जो आर ये रेजिस्टेंस हुआ और एक आर ये रेजिस्टेंस हुआ, ये दोनों पैरेलल में होंगे, समांतर में होंगे। और पैरेलल में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस हम ऐड करते हैं वो आर और आर होते हैं पैरेलल में, तो उनका आंसर आता है रिजल्टेंट R/2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, फॉर्मूला होता है आर इक्वलेंट का, वो होता है 1/r + 1/r आएगा। दोनों r है सेम, तो इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2/r, और यहाँ से r इक्वलेंट निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे R/2। ओके, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। R/2 ओम यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, ओम, ये भी याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। पूछा गया है किस प्रिंसिपल से सिद्ध होता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं, जो लाइट की रेज है, वो ट्रांसवर्स होती हैं, अनुप्रस्थ यानी हॉरिजॉन्टल होती हैं। ओके, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्रुवण की ये प्रोसेस है पोलराइजेशन की, इससे ये सिद्ध होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनचुंबकीय यानी जो पैरामैग्नेटिक होता है, वो कौन सा इनमें से तत्व होता है। सही आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो नेचुरल एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, एलिमेंट है। निम्नलिखित में गलत जोड़ा बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से गलत बताना है, कौन सा यूनिट दी गई है, इकाइयाँ दी गई हैं, कौन सी हमारा गलत जोड़ा है इसमें। सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ये गलत है। प्रकाश वर्ष होता है जो, वो दूरी की यानी जो डिस्टेंस होता है दूरी की, उसको नापने की इकाई होती है। बाकी तीनों सही हैं। शक्ति, पावर को हम वाट में नापते हैं, कार्य को, वर्क को न्यूटन मीटर में, और ऊर्जा होती है जो इकाई, वो उसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, एनर्जी की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ़ पिघलकर 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में बदलती है, जब बर्फ़ को पिघलाया जाता है तो वो पानी में बदल जाती है, तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा यानी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती है। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, अनंत, यानी ये इन्फिनाइट होती है इसकी स्पेसिफिक हीट इस केस में। लाल दानव जो रेड जेंट होता है, स्थिति किस तारे के जीवन में दर्शाती है। किसी तारे के जीवन में जो ये कंडीशन आती है रेड जेंट, एक पोजीशन आती है, एक कंडीशन आती है, उसको रेड जेंट बोलते हैं। तो वो किस पोजीशन में बोलते हैं, किस स्थिति में बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जन्म दिया गया है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अंतिम अवस्था। जो अंतिम अवस्था होती है किसी भी तारे की, उसको रेड जेंट या लाल दानव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने जो खोज की थी, साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, न्यूट्रॉन की। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की पूछा जाए तो जे थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की पूछा जाए तो साइंटिस्ट थे रुदरफोर्ड, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसको वाटर ग्लास के नाम से जाना जाता है? कौन सा जो सब्सटेंस होता है जिसको वाटर ग्लास बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। कृष्ण छिद्र यानी जो ब्लैक होल होता है उसका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसका प्रतिपादन किसने किया, किसने बताया इसके बारे में? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एस चंद्रशेखर ने इनका प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही है हमारा, ट्रू है या करेक्ट है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो RDX होता है वो एक विस्फोटक होता है, एक एक्सप्लोजिव होता है, तो ये सही आंसर है। देखिए जो DDT होता है वो रोगाणुनाशक नहीं, वो एक इंसेक्टिसाइड होता है, कीटनाशक होता है DDT। TNT एक एक्सप्लोजिव की तरह ही यूज होता है ये। और जो LSD है ये एक ड्रग होती है, LSD एक ड्रग की तरह यूज होता है, ये विषाणुनाशक नहीं होता। तो सही आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में किस ताप स्केल पर ऋणात्मक ताप नहीं होता है? कौन सा ऐसा टेम्परेचर का स्केल है जिस पे जो नेगेटिव ऋणात्मक ताप नहीं होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केल्विन स्केल है जो, उस पे नेगेटिव तापमान नहीं होता है। इस पे जो नेगेटिव भी है उसको भी हम पॉजिटिव रेंज में लेते हैं। निम्नलिखित में कौन ध्वनि की चाल पर प्रभाव नहीं डालता? इन ऑप्शन में से जो ध्वनि की चाल यानी जो स्पीड ऑफ साउंड है उस पर किसका इफेक्ट नहीं पड़ता? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेशर यानी दाब या प्रेशर, उसका ध्वनि की स्पीड पर प्रभाव नहीं पड़ता। 2 कूलम्ब एक न्यूमेरिकल दिया गया है छोटा सा, 2 कूलम्ब आवेश की यानी चार्ज दिया गया है 2 कूलम्ब का किसी बिंदु पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, ये जो एनर्जी यूज या कार्य वर्क होता है वो 20 जूल का यूज होता है। ओके, तो इसमें इन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो V होता है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला यूज होगा वो देखिए ध्यान से। हमें पता है E = VI होता है, जो वर्क या काम या एनर्जी = VI। तो V की वैल्यू निकालनी हमको E/I, E/I आएगी, ये फॉर्मूला होगा यहाँ पे यूज। तो 20 ये E की वैल्यू है यहाँ पे और 2 कूलम का चार्ज है तो 10 वोल्ट आ गया। तो जो विभवांतर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 वोल्ट, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जो किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता यानी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो सदैव हमेशा खालिस्तान से बड़ी होती है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी, 14 क्वेश्चन ऑप्शन बी, 1 से बड़ी होती है किसी भी जो पदार्थ है, सबस्टेंस है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी ऑलवेज। निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से समभारिक यानी जो आइसोबार्स होते हैं वो उत्पन्न होते हैं? तो किस चीज़ के पैदा होने के बाद ये होते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बीटा कण, जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनके उत्सर्जन से, उनके निकलने से ये आइसोबार्स उत्पन्न होते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को बोला गया कथन और दूसरे को कारण उसका, यानी उसका रीजन और एसर्शन। एसर्शन कथन हुआ और दूसरा उसका रीजन है। तो बताना है उपयुक्त में कौन से जो निम्नलिखित हैं सही होंगे, उनमें ऑप्शन बताना कौन सा सही है। देखिए कथन में दिया गया है रेडियो स्रोत, जो रेडियो सोर्सेज होते हैं उनके अन्वेषण में जो प्रकाशिक दूरदर्शी यानी जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप यूज होता है उसकी अपेक्षा में जो रेडियो दूरदर्शी होते हैं वो अधिक कारगर होते हैं, अधिक फायदेमंद होते हैं। कारण दिया गया इसका, रीजन है क्यों होते हैं ये, रेडियो दूरदर्शी बादल भरे मौसम में कार्य कर सकता है। जो रेडियो दूरदर्शी होते हैं वो बादल है, क्लाउड्स है अगर आसमान में, तब भी कार्य करते हैं, और अंतरतारकीय धूल के बादलों को भेद सकता है, यानी जो इंटरस्टेलर जो डस्ट होते हैं पार्टिकल्स उनको भी भेद कर सकता है, उनके अंदर से भी ये देख सकता है, दिखा सकता है हमें जो हमको वहाँ पर देखना होता है पार्टिकल्स को। तो अब इसके रिस्पेक्ट में ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, या फिर बाकी ऑप्शन दिए गए हैं तो हमको चूज करना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर जो हमारा एसर्शन दिया गया है वो भी सत्य है और आर भी सत्य है, उसका रीजन भी, और आर है जो वो ए का सही रीजन है, सही कारण है, उसको सही से बताता है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार। आकाश गंगा यानी जो गैलेक्सी होती है उसके चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में जो सूर्य को समय लगता है उस समय को क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 ब्रह्मांड वर्ष या 1 कॉस्मिक ईयर, यानी जो सूर्य एक आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर पूरा करने में समय लगाता है उसको 1 कॉस्मिक ईयर बोला जाता है। हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक यानी जो हाइड्रोजन के जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप होते हैं उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर कौन सा आइसोटोप है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रिटियम। देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं,
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। उनमें से जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है वो होता है ट्रिटियम। तो सही आंसर ऑप्शन डी। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है? कौन से एसिड में, कौन से अम्ल में जो क्लोरीन है उसका जो ऑक्सीडेशन रेट होता है वो +1 का होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपोक्लोरस एसिड। जो हाइपोक्लोरस अम्ल होता है उसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन रेट होता है +1, और जो हाइपोक्लोरस अम्ल है उसका फॉर्मूला होता है HClO। ये भी याद करेंगे। जब कोई उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है तब उस पर निम्नलिखित कौन सा बल कार्य करता है? ओके, तो बताना है जब कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कौन सा बल काम करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका। पृथ्वी और उपग्रह के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। बाकी जो ऑप्शन है वो इनमें करेक्ट नहीं है। तो इसमें हमने सेलेक्ट भी करना है, बताना है इनमें से अलग अलग कौन से। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए होगा हमारा, केवल एक ही ये बल लगता है जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अश्रु गैस यानी जो टीयर गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लोरोएसिटोफिनोन। याद करेंगे, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन एग्जाम्स में। जब दूध को मथा जाता है यानी दूध को बिलोते हैं हम तो क्रीम अलग हो जाती है, तो ये किस कारण से? इसके पीछे क्या रीजन होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिकेंद्र बल यानी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके द्वारा क्रीम अलग हो जाती है दूध से, और बाकी जो लिक्विड पार्ट हो जाता है जिसको छाछ बोलते हैं वो अलग हो जाती है, घी अलग होता है। निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? जो पोलोनियम तत्व है जो एक रेडियोएक्टिव तत्व है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की? सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, मैरी क्यूरी या फिर मैडम क्यूरी भी बोलते हैं इनको। इन्होंने पोलोनियम तत्व की खोज की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं और पूछा गया अल्बर्ट आइंस्टीन है जो, उनको अपनी किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया किन किन के लिए इसको, आइंस्टीन थे जो अल्बर्ट आइंस्टीन, उनको अपनी कौन सी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, और उनको चूज करना है कौन से ऑप्शन हमको सही है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन डी, केवल 3 सही है। यानी जो तीसरा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके लिए ही आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं इनमें उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला था। ओके, तो नोट करेंगे ये क्वेश्चन आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका आंसर आएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। घरेलू बल्बों में जो घरों में बल्ब यूज होते हैं उनमें जो तंतु होता है यानी फिलामेंट होता है उसमें खालिस्तान होता है, उसका जो उसके बारे में पूछा गया उसका क्या, उसके करैक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उसका उच्च प्रतिरोध होगा यानी हाई रेजिस्टेंस होगा, और उच्च गलनांक यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। यह उस तंतु फिलामेंट जो बल्ब के अंदर यूज होता है उसको, जो कि मेनली टंगस्टन का होता है। ओके, तो इसके ये करैक्टरिस्टिक इसके गुण होते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने के एक दल ने भारत में प्रथम क्रायोजेनिक टनल का आविष्कार किया है। कुछ वैज्ञानिक हैं उन्होंने भारत में एक क्रायोजेनिक टनल का खोज की है, आविष्कार किया है। तो निम्नलिखित में से इस आविष्कार के बारे में कुछ लाभ हैं, उपयोग हैं, उनसे संबंधित नहीं है पूछा गया। नोट करेंगे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, बाकी 3 ऑप्शन में उसके लाभ बताए गए हैं, लेकिन एक ऑप्शन है जो हमको चूज करना है जिसमें उसका लाभ या उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन सी। यह आविष्कार जो सॉफ्टवेयर उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसमें क्रांति लाएगा। तो ये जो क्रायोजेनिक की एप्लीकेशन है यहाँ पर, ये इसमें यूज नहीं होगी। ओके, और जो बाकी 3 ऑप्शन दिए गए हैं क्रायोजेनिक, ये भी नोट करेंगे, ये भी एग्जाम्स में इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्रायोजेनिक्स जो है वो अति न्यून, काफ़ी कम लो टेम्परेचर है जो तापमान है उसका अध्ययन करती है, और यह आविष्कार है जो वो खाद्य प्रक्रम यानी जो फूड इंटरप्राइज उद्योग है उसको बड़े पैमाने पर मदद करेगा, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में नहीं करेगा। और ऑप्शन डी है जो टनल कम बिजली खर्च करती है, ये टनल है जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करती है और कम स्थान घेरती है और गतिशील भी होती है, और यह किसी भी वस्तु के अंदर के तापमान को 5 से -30 डिग्री सेल्सियस के तापमान में लाने में मदद करती है। ये सब इसके फ़ायदे हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है हमारा इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन सी है। ओके, हाल ही में बहुचर्चित चित्रकृति एक तस्वीर बनाई गई नाभिकीय भौतिकी और भारतीय पुराण गाथा की समकालन।
यानी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड इंडियन मिथोलॉजी। इससे रिलेटेड जो चित्रकार हैं वो कौन से हैं जिन्होंने ये चित्रकला बनाई है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो सनत कुमार चटर्जी जी हैं, उन्होंने ये चित्रकला बनाई है इससे रिलेटेड। कोहन वाल्टर को वर्ष 1998 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र मिला? 1998 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया कोहन वाल्टर को, वो कौन से फील्ड से मिला उनको? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रसायन शास्त्र, यानी जो उनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अम्लीय वर्षा को खालिस्तान का मिश्रण है। जो अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन होती है, वो किस चीज़ का मिश्रण होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंधक और सोरे का अम्ल, यानी जो सल्फ़र होता है और जो सोरे का अम्ल, यानी जो सल्फ़र डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको, SO2, सोरे का अम्ल। ओके, तो इन सब चीज़ों का ये मिश्रण होता है। और एक इम्पोर्टेंट याद करेंगे, NO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उन दोनों का ये मिश्रण होता है एसिड रेन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस, जो गैस यूज होती है विद्युत बल्ब में, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में, वो कौन सी गैस होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, चूने का तत्व मुख्य स्रोत है। जो चूने का तत्व होता है, जो लाइम वाटर या होता है, उसमें वो उसका स्रोत कौन सा है? इनमें से ऑप्शन दिए गए 4, मेन सोर्स कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंद गोभी, जो कैबेज है उससे हमें चूने का जो तत्व है लाइम मिलता है। कोबाल्ट 60, जो कोबाल्ट 60 एक CO60 के नाम से इसको डिनोट किया जाता है। इसको आमतौर पर विकिरण, जो रेडिएशन होती है चिकित्सा में, मेडिसिन में, उसमें प्रयुक्त किया जाता है। ये किस लिए यूज किया जाता है ये पूछा गया, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, क्या चीज़ एमिट करता है ये, जिसके कारण इसको चिकित्सा में यूज किया जाता है। सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, गामा किरणें, जो गामा रेज है ये सिक्रेट करता है, उत्सर्जन करता है इनका, एमिट करता है इनको, इसलिए इसको चिकित्सा में यूज किया जाता है। न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स होती है जो साइंस, उसका जो अनुप्रयोग होता है वो कहाँ पर किया जाता है? क्रायोजेनिक्स की एप्लीकेशन पूछी गई हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यक्रम, सर्जरी में और चुंबकीय प्रतिस्थापन यानी मैग्नेटिक लेविटेशन में। ये तीनों जो एप्लीकेशन है क्रायोजेनिक्स की। सही आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा। ओके, जो अंतरिक्ष यान है उसके ईंधनों में किया जाता है ये, और जो ऑक्सीजन ब्रीदिंग यंत्र होते हैं उनमें भी ये यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक्स का जो तापमान है, न्यूनतम तापमान है। और जो सर्जरी में इसका यूज होता है वो न्यूरो सर्जरी में होता है। और जो मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स, MHD बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जो बिजली उत्पादन में यूज होते हैं, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन 34 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। कांच पर उत्कीर्ण जो ईस्ट किया जाता है या खरोंचा किया जाता है, खरोंच स्क्रैच लगाया जाता है, वो किया जा सकता है, वो किससे किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन और दिए गए हैं, किन किन से किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 और 2, जो हीरा है, डायमंड है, और हाइड्रोफ्लोरिक जो अम्ल है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इन दोनों से कांच पर जो ग्लास होता है उस पर स्क्रैच किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट कथन दिए गए हैं और एक उसका रीजन दिया गया, कारण दिया गया है। तो देखते हैं, पहले भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको। एक कथन है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। ओके, और इसका जो रीजन है, कारण बताया गया, पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो बहुत अधिक होती है। तो देखते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे जो कथन दिया गया है और जो रीजन दिया गया दोनों सही है, सत्य है। और जो रीजन दिया गया वो कथन का, असर्शन का सही स्पष्टीकरण है, उसकी सही से एक्सप्लेनेशन है। जो पानी होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है, अधिक होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो है मिश्रण का तापमान है, जो सॉल्यूशन मिश्रण बनाया गया, जो मिक्सचर बनाया गया, उसके तापमान को ये ज़्यादा नहीं होने देती, उसको कम रखती है ये, इसलिए इसमें जो है मिलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट दी गई हैं। एक साधारण बिजली का जो बल्ब होता है उसका जो अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, उसका काफ़ी कम जीवन होता है, क्योंकि ये किस लिए उसकी लाइफ कम होती है, उसका वो काफ़ी कम समय तक चलता है जो बल्ब होता है साधारण। रीजन पूछा गया है और उसमें पूछा गया इनमें से तीनों में से कौन कौन से रीजन इसके लिए होते हैं। ओके,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 इसके जो तीनों रीजन है वो इसके सही रीजन है। उसका जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो एक समान नहीं होता, और जो बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित यानी इवैक्यूएटेड होता है वो पूरी तरह से इसको इवैक्यूएट नहीं कर पाता। और जो फिलामेंट के लिए जो सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, जो उसका फिलामेंट का तार होता है वो जब काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो पिघल जाता है। तो फ्रेंड्स ये तीनों जो रीजन है इसके लिए उत्तरदायी है। मोटर कार बैटरी के संबंध में, मोटर कार बैटरी होती है जो हमारी मोटर्स की मोटर या कार की जो बैटरी होती है उनके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उनसे देखना हमें कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 दिया गया है और फिर हमको इनको चूज करना है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा मोटर कार के लिए वो होगा ऑप्शन डी 1 और 4। जो वोल्टता होती है सामान्यतः 12 वोल्ट की होती है इस बैटरी में। ओके, ये सही है बिल्कुल। और जो 4 ऑप्शन है धारिता होती है, जो कैपेसिटी होती है एम्पियर की, वो एम्पियर घंटा में, एम्पियर घंटा की जो यूनिट होती है एम्पियर आवर, उसमें इसको डिनोट करते हैं। बाकी 2 ऑप्शन है इसके बारे में सही नहीं है। जो ये विद्युत अपघटन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये हम यूज नहीं करते, इसमें हम जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, इसलिए ये गलत है। और जो इलेक्ट्रोड होता है सीसा और तांबा यानी कॉपर है, ये नहीं होते, इसमें सीसा और पीबी होता है जिसका सिंबल, और पीबीओ जो लेड ऑक्साइड होता है, ये दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इसलिए बाकी के 2 ऑप्शन गलत हैं और 1 और 4 हैं जो वो सही है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन में एक टेबल दी गई है, एक सूची दी गई है, सूची 1 और 2। एक में मात्रा दी गई है और दूसरी में उनकी इकाई। तो इनको मैच करना, हमको मैच करने वाले क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैच होगा, सही जो आंसर होगा वो देखते हैं। सही ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी। जो उच्च वेग होता है, हाई स्पीड होती है, जो उसको मैक में MACH होती है इसकी जो स्पेलिंग है, इसमें नापा जाता है। तरंगदैर्घ्य यानी जो वेवलेंथ होती है उसको एंगस्ट्रॉम यूनिट में नापते हैं। दाब प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है और ऊर्जा को जूल में नापा जाता है। तो ये सही है 1, 2, 3, 4। तो सही आंसर ऑप्शन सी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन 39 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं और उन पर हमको बताना है कौन सा सही है इनमें से और कौन सा सही नहीं है। 2 कथन दिए गए हैं, देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे वह अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। जब बाल्टी में हम देखेंगे कोई सिक्का पड़ा है तो वो हमें पास में दिखेगा, जहाँ पर उसकी पोजीशन है उससे वो पास में दिखेगा। और यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति उसके तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। तो इन दोनों कथनों को बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। 1 और 2 सही है या केवल 1 सही है या केवल 2 है या फिर कोई भी नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2। दोनों कथन यहाँ पर हमारे सही हैं, सत्य हैं। बैरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्सरे परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता। जो बैरियम एलिमेंट है उसको एक्सरे करने से पहले जब पेट का एक्सरे किया जाता तो ये खिलाया जाता। क्योंकि क्या रीज़न है इसका, क्यों खिलाया जाता है ये? सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन, यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी। जो बैरियम होता है वो एक्स किरणों का जो अच्छा अवशोषक एब्जॉर्बर होता है। इससे चित्र में जो पेट अन्य नक्षत्रों की तुलना में कॉन्ट्रास्ट में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। देखिए जब हम एक्सरे गुजारते हैं पेट से तो वो डायरेक्टली हमारे स्किन से, मांस से निकल जाती हैं। बैरियम जब खिला देते हैं पेशेंट को, जब पेशेंट को बैरियम खिलाते हैं उसके एक्सरे से पहले, तो बैरियम क्या करता है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सरे को और अंदर ही रखता है। इससे उनकी जो तस्वीर है वो अंदर की तस्वीर स्पष्टता से दिखाई देती है। 41 क्वेश्चन। जब चींटियाँ जो एंट्स होती हैं, चींटियाँ होती हैं, जब काटती हैं तो वो अंत्य अक्षेपित करती हैं, तो वो क्या एलिमेंट, क्या एसिड निकालती हैं? ओके, सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड। जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसको चींटियाँ सिक्रेट करती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम्स में। 42 क्वेश्चन देखते हैं। जो नाभिकीय रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं और परमाणु बम होते हैं, उसमें क्या अंतर होता है? उनसे रिलेटेड जो उनमें मेन डिफरेंस होता है वो बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा उनसे रिलेटेड? सही आंसर होगा ऑप्शन बी
42 क्वेश्चन ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उनमें श्रृंखला जो कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है वो उसका जो रिएक्शन होती है वो कंट्रोल्ड होती है, नियंत्रित होती है। लेकिन जो परमाणु बम होता है उसमें अनियंत्रित होती है, काफ़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है और वहाँ पे एक्सप्लोजिव की तरह ये यूज होते हैं, वहाँ पे बम ब्लास्ट होता है। तो क्वेश्चन 43 देखते हैं। फिर से ये एसर्शन और रीजन यानी कथन और कारण वाला क्वेश्चन आया है। एक कथन दिया गया है, तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। जो तड़ित चालक यानी जो लाइटनिंग कंडक्टर होते हैं वो इमारतों को जो ध्वस्त होने से, नष्ट होने से बचाते हैं। कारण दिया गया इसका, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, क्योंकि इनके थ्रू जो पूरा चार्ज आता है जो लाइटनिंग से, वो पृथ्वी तक ग्राउंड में भेज देते हैं और जो है हमारी इमारत है वो नष्ट नहीं होती। तो देखते हैं यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दोनों कथन और रीजन जो दोनों है वो सही दिए गए हैं यहाँ पर, और जो रीजन दिया गया है वो कथन का सही कारण है, सही एक्सप्लेनेशन है उसकी। तो ये बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखते हैं। शुष्क बर्फ यानी जो ड्राई आइस होती है उसे किसे कहते हैं? ये किस चीज़ को ड्राई आइस बोला जाता है? शुष्क बर्फ। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो सॉलिड CO2 होती है उसको बोला जाता है ड्राई आइस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम्स में। यांत्रिक तरंग जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनकी गति में जो कणों का अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं? जब जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनकी गति में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अधिकतम जो विचलन होता है स्थान का, उसको क्या बोलते हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विस्तार या उसका एम्पलीट्यूड। जो एम्पलीट्यूड बोलते हैं या तो उसका वेव्स का या फिर विस्तार बोलते हैं इसको। विचलन होता है डेविएशन होना, उसका चेंज करना पाथ का अपना। क्वेश्चन 46 देखते हैं। यदि कोई वस्तु एक उत्तल यानी जो कन्वेक्स लेंस होता है उससे अनंत दूरी इन्फिनिट डिस्टेंस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब होगा जो मिरर में, वो कैसा बनेगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वो बनेगा फोकस पर। जो फोकस होता है लेंस का उसके ऊपर ये प्रतिबिंब बनेगा। एक स्टोव है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया है। एक स्टोव है, उसका जो 48 सेकंड में 1 ग्राम मिट्टी का तेल वो खर्च करता है। यदि मिट्टी के तेल की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो दी गई है, देखते हैं इसको नेक्स्ट, वो दी गई है 48 किलोग्राम जूल पर ग्राम। 1 ग्राम में जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 48 किलो जूल। तो स्टोव को तेल खर्चने की जो अक्षमता होगी वो कितनी होगी? तो यहाँ पर देखते हैं ध्यान से एक बार क्वेश्चन को। जो हमें दिया गया है 48 सेकंड में जो ऊर्जा खर्च करता है ये, वो करता है 48 किलो जूल करेगा। देखिए 1 ग्राम दिया गया है, उसका 48 सेकंड में करता है, इसलिए 1 ग्राम जो ये खर्च करता है वो करता है 48 सेकंड में। तो 48 जो 1 ग्राम की वैल्यू दी गई है कैलोरीफिक वैल्यू एनर्जी की, वो है 48 किलोग्राम। तो ये 48 सेकंड में खर्च करेगा 48 किलो जूल की एनर्जी। अब 1 सेकंड में हमको बतानी है, तो 1 सेकंड में निकालेंगे तो वो आएगी हमारी 1 किलो जूल। 48 सेकंड में 48 किलो जूल, तो 1 सेकंड में 1 किलो जूल, और 1 किलो जूल होता है 1000 वाट के इक्वल। आंसर हमें ऑप्शन वाट में दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 1000 वाट। 1 किलो जूल यानी 1000 वाट के इक्वल होता है। आंसर 1 किलो वाट, ये इसकी अक्षमता होगी 1 ग्राम में खर्च करने की। 48 क्वेश्चन देखते हैं। सबसे उपयुक्त तत्व, सबसे उपयुक्त जो एलिमेंट होता है जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है, उसकी परमाणु संख्या पूछी गई है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया, डायरेक्टली एलिमेंट नहीं पूछा गया, उसकी परमाणु संख्या पूछी गई। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 92। जो यूरेनियम होता है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है परमाणु जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, और उसका जो परमाणु संख्या होती है वो होती है एटॉमिक नंबर 92। घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो नियम किस चीज़ की दिशा को बताता है? सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा, ये फिजिक्स का एक काफ़ी फेमस नियम है, याद करेंगे इसको। ऑप्शन सी सही होगा। विद्युत चालक होते हैं जो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनमें जो बल की दिशा, उनमें फोर्स की दिशा को बताता है ये। जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में, जब मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर होता है वहाँ पर ये उस पर फोर्स की दिशा को, डायरेक्शन को बताता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में किस परमाणु की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके एलिमेंट्स के, उनके परमाणु में पूछा गया एटम में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है उसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते। देखिए इसमें एक जो एटॉमिक नंबर होता है इसका, प्रोटॉन की संख्या 1 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 0 होती है। तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होते। और इसका मास भी याद करेंगे, वो लगभग 1.7 कुछ होता है, 1.7 किलोग्राम कुछ। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए आज के। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। जो मैंने यहाँ पर ये कवर कराए आपको क्वेश्चन, ये आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। बाकी जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी यूजफुल होंगे और आपको ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी पसंद भी आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें। और रेगुलर डेली क्लासेज के लिए, डेली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। थैंक यू।